Good afternoon, ma'am. Hello? Okay. Yes, ma'am. I'm, okay. I'm audible now? Yes, ma'am. Okay. All right then. अभी तक कुछ डाउट बिकॉज टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड इनिशियली पहले हमने लीगल सिस्टम को समझे थे आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप all these and negotiable instruments act all these we have completed so far so any doubts because अब हमारा last topic है और लास्ट टू क्लासेस में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपके कोई डाउट्स है तो अभी आप पूछ सकते हैं अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं एलएलपी एक्ट से ओके यस जस्ट अ मिनट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट नो दिस इज पार्टनरशिप एक्ट एंड दिस वन ऑलराइट Excuse me, ma'am. एलएलपी यस मैम सेक्शन 26 एक बार एक्सप्लेन कर देंगे. 26 ऑफ व्हाट मैम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. अच्छा 26 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ओके यस मैम. यस जस्ट अ मिनट section 26 of the partnership act 1932 it states that what will be the liability of the firm तो ये कहता है जो लिटरल वर्ड्स है पहले मैं वो पढ़ लेती हूँ इट सेज दैट रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ अ फर्म or with the authority of his partners, loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner. ओके सेक्शन 26 से ये बात करता है कि पार्टनर की क्या लाइबिलिटी फर्म की क्या होगी पार्टनरशिप फर्म की तो इट सेज दैट आपको सबको पता है कि पार्टनर की लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल होती है ठीक है मतलब कि सभी पार्टनर्स के साथ भी हो सकती होती है और अकेले भी होती है ठीक है सिमिलरली अगर पार्टनर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी थर्ड पार्टी को लॉस होता है प्रोवाइडेड दैट वो कोई ऐसा एक्ट है जो उसकी अथॉरिटी पर है मतलब पार्टनर को अपने देखी थी कि अथॉरिटीज़ होती है एक्सप्रेस होती है और इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ होती है अगर दैट एक्ट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर लेकिन कुछ गलत तरह से हो जाता है वो एक्ट या उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि उस एक्ट की वजह से किसी थर्ड पार्टी को लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट तो उस केस में फर्म की भी उतनी ही लाइबिलिटी होगी जितनी की पार्टनर की होगी ठीक है सेक्शन 26 यही कहता है एक्ट्स लिखने के लिए नहीं आएंगे सेक्शंस आएंगे अगर आएंगे तो मतलब क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अभी तक हम जो एक्ट्स पढ़े हुए हैं हर एक्ट में सेक्शंस दिए हुए हैं और उसके बेसिस पर ही कॉन्सेप्ट्स बने हैं मतलब कॉन्सेप्ट्स है दे आर मेंशन्ड अंडर डिफरेंट प्रोविजंस मैं लास्ट क्लास में वही की थी कि ऐसे तो नहीं आएगा कि व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 17 व्हाट इज गिवन अंडर ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बट एक जनरल कॉन्सेप्ट आएगा कि अब आपको एक्सप्लेन करना है कि पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द फर्म एक्सप्लेन तो आपको इसके लिए मेंशन करना पड़ेगा सेक्शन 18 क्योंकि ये कहता है फिर उसमें कि ये दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18 एंड सो ऑन फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे फिर ये तो ऐसे करना पड़ेगा ओके क्लियर है आपको लाइबिलिटी ऑफ द फर्म सेक्शन 26 यस मैम. ओके और कोई क्वेश्चन या हम आगे बढ़े नो मैम. ओके एलएलपी एक्ट जो है ना ये कहने को बहुत बड़ा एक्ट है बिकॉज इसमें 81 सेक्शंस हैं और 4 स्केड्यूल्स हैं मतलब सेक्शंस के बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगी वो स्केड्यूल्स में होती है
स्केड्यूल मतलब दे आर द पार्ट ऑफ द एक्ट, लेकिन और एक्सप्लेनेशन जो होता है वो स्केड्यूल में दिया रहता है किसी सेक्शन के बारे में। तो 81 सेक्शन है इस एक्ट में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमको सारे के सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि ये और याद रखना ज़रूरी है। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे इस एक्ट में, क्योंकि क्वेश्चंस जो इस एक्ट से आए हुए हैं बहुत लिमिटेड हैं, ज़्यादा नहीं है जितना मैं देख पाई हूँ। अगर एक बार हम चलते हैं हमारे सिलेबस पर, गूगल ओके। इसमें जो टॉपिक्स हैं फॉर एलएलपी एक्ट ये रहे। एक क्वेश्चन आया है कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू एलएलपी। इस क्वेश्चन के अलावा मुझे और कहीं नहीं मिला कोई और क्वेश्चन एलएलपी एक्ट से। एक दो मैक्सिमम अगर आने होंगे तो वो किस में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा मुझे क्वेश्चन नहीं मिले। हो सकता है मैंने मतलब स्कोप मेरा जो था जब मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करी थी उसका कम हो सकता है, हो सकता है और भी क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक इतना मैंने फाइंड किया मुझे एक ही क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। हाँ ओके। सो नहीं, मैं कह रही हूँ एलएलपी एक्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में लॉस से तो मैंने उस दिन एक्सप्लेन की थी, देवर 4 क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि ये क्या है, एलएलपी एक्ट क्या है। ये नाम है इसका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप पढ़े हैं, तो पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज़ अ, हाँ, जो पार्टनरशिप इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू शेयर प्रॉफिट्स और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो उस एग्रीमेंट में लिखते हैं। हमने पढ़े थे कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब इंसान के जो अगर कोई एक पार्टनर है तो उसका पूरी के पूरे वो पर्सनली भी लायबल होगा। अगर कोई लॉस होता है तो फर्म की प्रॉपर्टी तो जाएगी, उसके बाद अगर कुछ उसकी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवर किया जाएगा लॉसेस। और इसका मतलब अगर किसी को अपनी लायबिलिटी लिमिट करनी है कि नहीं मुझे पार्टनरशिप फॉर्म करनी है बट आई वांट टू लिमिट माय लायबिलिटी, आई डोंट वांट टू बी पर्सनली लायबल फॉर द लॉसेस incurred due to partnership firm. In that case, LLP is the best option क्योंकि यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिट हो जाती है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी के केस में भी लाइबिलिटी जो होती है मतलब वो डिपेंड करता है, लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड बाय गारंटी, आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो जो लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कंपनी की जो वो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इट मीन्स कि आपको पता है कि कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है, लीगल डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी या एंटिटी होती है। पार्टनर्स के केस में, पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज के केस में अगर कोई भी लॉस होता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो शेयर होल्डर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, कंपनी की प्रॉपर्टी होगी। बट दिस इज नॉट द सेम इन केस ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर एलएलपी में आपको कंपनीज एक्ट के थोड़े से राइट्स एंड प्रिविलेजेस प्लस आपको जो लिबर्टी है पार्टनरशिप की वो मिलेगी। तो ये एक कंबाइंड एक तरह से कंसोलिडेटेड बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो मिलेंगे आपको एलएलपी के अंदर, ठीक है। क्या होगा, आपको जो लिबर्टीज हैं वो मिलेगी पार्टनरशिप की, लेकिन लायबिलिटी आपकी कैसे रेस्ट्रिक्ट रहेगी, जस्ट लाइक अ कंपनी। तो अगर इस केस में अगर किसी को अपने ये 2008 का एक्ट है, मतलब थोड़ा सा रिसेंट कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप तो पहले से ही चलती थी, 1932 का एक्ट है। और 32 तो अलग बात है, 1872 पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करते थे, उसके बारे में प्रोविजन। इट मीन्स वो तो हमेशा से चला आ रहा है। बट ये जो एलएलपी वाली चीज़ है
लिमिटेड लाइबिलिटी करने की, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप. ऑलराइट, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है. डिफरेंस अगर हमें देखना है तो हमने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, पार्टनरशिप के फर्स्ट क्लास में ही हमने देखे थे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस. पेज नंबर मैं बता देती हूँ. 161 पेज नंबर 162 में लिखा है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. क्लियरली एक पार्टनरशिप अगर होती है तो दैट इज द पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी देन दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स, while in case of LLP there is a separate legal entity. all right, फिर पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स होते हैं दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, while पार्टनरशिप फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पार्टनर्स की लेकिन फॉर्म की भी रहती है. एक लिमिट हो जाती है उनकी लाइबिलिटी पर, एक्सटेंड टू सर्टेन. और वो कौन सी लिमिट होगी, एज पार्टीज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे या एलएलपी की जो डीड रहेगी, एग्रीमेंट रहेगा, उस पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो भी मेंशन करेंगे अकॉर्डिंगली उनके वो राइट्स रहेंगे या उनकी इतनी लाइबिलिटी बनेगी. फिर क्या है, मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए है. देन ओके, क्योंकि सेपरेट, अब देखिए हमने कि पार्टनरशिप में क्या रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है. रजिस्ट्रेशन मतलब मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट तो कह रही है, मैंडेटरी था नहीं था. लेकिन एलएलपी के केस में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी रहेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो राइट्स मिलेंगे. ठीक है, पार्टनरशिप के केस में था कि तब तक आपको जब तक ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, जब तक आपको किसी को सू ना करना हो. ठीक है, लेकिन एलएलपी के केस में जब एक प्रॉपर एक एंटिटी, जैसे कि कंपनी एक्ट में कंपनी तभी होगी फॉर्म जब उसका इनकॉर्पोरेशन होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन होगा. सेम इन केस ऑफ एलएलपी, ये तो इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन, तभी तो उसे स्टेटस मिलेगा. सेपरेट लीगल एंटिटी कब होगी, जब वो रजिस्टर होगी. ठीक है, इसलिए एलएलपी में ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है. ओके, स्केड्यूल्स हम देख लेते हैं. जो मैं स्केड्यूल की बात करी थी, इसमें जो पहला स्केड्यूल है ये बात करता है, सेक्शंस तो है ही, हम पढ़ेंगे. जो पहला स्केड्यूल है ये बात करता है व्हाट आर दी राइट्स एंड ड्यूटीज या लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन दी पार्टनरशिप इन दी एलएलपी. दूसरा है वो कहता है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्केड्यूल से डील करते हैं कन्वर्जन पर. कन्वर्जन कैसा कन्वर्जन, फ्रॉम, अब अगर किसी की ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, अब दे डोंट वांट टू क्रिएट अनदर limited liability partnership, it's just that they just wanted to convert that partnership form into LLP, so they can do that. तो conversion है from form to LLP. दूसरा है schedule 3 बात करते हैं conversion from private company to LLP. और fourth schedule बात करता है conversion from unlisted company to LLP. Okay, these are the 4 schedules. तो आप कोई भी अगर राइट्स एंड लाइबिलिटीज देखनी होगी, स्केड्यूल 1 को देख लीजिए, वहाँ पर पूरी राइट्स एंड लाइबिलिटीज मेंशन होगी. अगर किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होगी, तो इट शैल बी गवर्न बाय स्केड्यूल 2. अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ लिखे हुए हैं तो इट शैल बी गवर्न बाय देयर एग्रीमेंट. All right. ओके, अब पार्टनर कौन हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है. अब सेक्शन 5 21D एंड 21N. सबसे पहले तो 21N क्या होता है, 21N है जो सेक्शन, ये डिफाइन करता है कि LLP क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है. ये कहते हैं ऐसी कोई LLP विच इज incorporated or registered, formed and registered under the LLP Act. कौन LLP कहलाएगा, वो सारी LLP कहलाएगी which has been formed and registered under this act. यही समय पता चलता है that registration is mandatory for in case of LLP.
LLP है, हाँ। होती है, हाँ। लिमिटेड कंपनी होती है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा होता है कहीं पर, या लिमिटेड कंपनी होती है, बट LLP भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड में आप जाएंगे तो हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। LLP लिखा होता है, कहीं LLC लिखा होता है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब LLP हो तो समझ आ जाएगा, हाँ। लास्ट के जो नेम है उससे समझ आ जाता है। एक और चीज़ है कंपनी एक्ट में आप लोग को समझ आएगा कि अगर किसी कंपनी के नेम के बाद में लास्ट में लिखा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन लिखा है सिर्फ कंपनी का नेम एंड लिमिटेड कंपनी, इट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक कंपनी। अगर वो अपने नेम से प्राइवेट हटा लेती है तो वो पब्लिक कंपनी बन जाती है, ठीक है। और ये लिस्टेड अनलिस्टेड वाला आप लोग को पता है कि क्या होता है? जो कि, हाँ, किसी ऐसी कंपनी ने अपनी जो शेयर्स हैं उसे पब्लिक को ऑफर करके रखे हैं, जिसका IPO आ गया है या FPO चल रहा है। पब्लिक को ऑफर करके मतलब उसकी लिस्टिंग हो चुकी है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या होगा, वो लिस्टेड कहलाएगी। और जिसका नहीं हुआ है उसके ऑपोजिट वाली कौन कहलाएगी? अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। जनरली ये पब्लिक कंपनी की बात करते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी इज नॉट ऑथराइज टू गिव इट्स शेयर्स फॉर पब्लिक कंट्रीब्यूशन, मतलब पब्लिक के लिए ऑफर करने का नहीं है राइट प्राइवेट कंपनी के पास। उनके जो ट्रांसफर होते हैं शेयर्स वो दो तरह से होते हैं, एक तो राइट्स इशू होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट। खैर ये आप लोग प्राइवेट कंपनी में पढ़ेंगे, मतलब कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करती हूँ आप लोगों को। सेक्शन 5 कहता है LLP कौन कौन फॉर्म कर सकता है या कौन पार्टनर्स हो सकते हैं LLP के? एक इंडिविजुअल तो हो ही सकता है, और एक और LLP भी एक LLP की पार्टनर हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट में ही LLP भी आती है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? अब देखिए, हम समझ तो लेते हैं बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमें समझना है कि कहाँ से आ सकता है, तो वो आएगा कि इसमें लिखा है एक जगह कि व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। तो जितना आपको पढ़ना होगा कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, उससे ज़्यादा ये समझना होगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। सेक्शन 5 कहता है कि एक इंडिविजुअल सेक्शन 5 सेज दैट हु कैन बी अ पार्टनर इन एन LLP? साथ में बोलिए मेरे, कौन कौन हो सकता है पार्टनर एक LLP में? इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या, तो इंडिविजुअल तो समझ आ गया हम जैसे लोग। बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ डिफाइंड है? 21D में। 21D ये कहता है बॉडी कॉर्पोरेट का वैसे ही डेफिनेशन जैसे कि सेक्शन 3 कहता है कंपनीज एक्ट का, एंड इंक्लूड्स एक LLP विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दूसरा होता है कि ऐसी कोई LLP जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउट ऑफ इंडिया, हम वो पढ़ेंगे कि उसको क्या कहते हैं, फॉरेन LLP कहते हैं, आगे वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। और ऐसी कोई कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आप लोग कंपनीज एक्ट में भी पढ़ेंगे कि फॉरेन कंपनी होती है, वो आएगी इस केस में। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला तो है LLP जो कि इस एक्ट, किस एक्ट में? ये ऊपर वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। सेकेंड, LLP जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, या फिर कोई ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। ये सब बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड होते हैं, बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करते? कॉर्पोरेशन सोल। अब देखिए, अगर स्टार्टिंग करेंगे कंपनीज एक्ट की, थोड़ा सा मुझे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को क्या होता है कॉर्पोरेशन सोल? देखिए, दो टाइप के वो होगा, लेकिन कॉर्पोरेशन सोल की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। देखो, दो टाइप की चीज़ें होती हैं कि जब स्टार्टिंग बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट पढ़ते हैं क्लास में कंपनीज के बारे में या कॉर्पोरेट के बारे में, तो बताया जाता है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उस हिसाब से दो तरह की थ्योरीज आती हैं। तो पहला एक होता है कि एक कॉर्पोरेशन सोल होता है और एक इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो कॉर्पोरेशन सोल मतलब कि कोई ऐसी पोजीशन होल्ड करके रखा है वेयर द पोजीशन इज होल्ड बाय अ पर्सन ओनली, लेकिन वो पोजीशन
तब तक चलती रहेगी, मतलब जब तक वो पोजीशन चलती रहेगी, पर्सन चेंज होते रहेंगे उसमें। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन, कोई अगर प्रेसिडेंट है वो रिटायर हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पोजीशन खत्म हो गई है। पोजीशन रहेगी, लोग चेंज होंगे। जैसे कि किंग या क्वीन ऑफ यूके, वहाँ पर क्या होता है, पोजीशन उनकी है, वो कॉर्पोरेशन सोल कहलाएगा। कि वहाँ पर किंग क्वीन कहते हैं ना कि किंग नेवर डाइज, ऐसा था एक कुछ कोट था फेमस, कि चलते रहेंगे, वो तब तक चलते रहेंगे जब तक उसमें लोग, वो पोजीशन रहेगी, बट लोग चेंज होते रहेंगे। और दूसरा टाइप का क्या होता है, कॉर्पोरेशन के बेसिस पे, मतलब इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी के केस में होता है। जैसे कि कंपनी के केस में होता है कि कंपनी उन्होंने बना के रखे हैं, जब तक उसमें मेंबर्स है, शेयर होल्डर, कंपनी भी कभी ऐसे तरह से लोगों के आने जाने से कंपनी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी में। लेकिन कब फ़र्क पड़ेगा, जब उसे डिसॉल्व किया जाएगा या वाइंडिंग अप होगा, तब जाके ही उसका फाइनल होगा। लोग अगर सारे लोग भी ख़त्म हो जाए उस कंपनी में, तो भी कंपनी ख़त्म नहीं होगी, अनलेस इट हैज़ बिन डिसॉल्व्ड और वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल या फिर वॉलंटरी करके, वो हम पढ़ेंगे अभी कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया कि इसमें कौन नहीं होते हैं, कॉर्पोरेशन सोल को ये इंक्लूड नहीं करता है। और क्या इंक्लूड नहीं करता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, अंडर एन लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1899, तो उसके अंडर अगर कोई भी, या और भी अगर स्टेट के कोई लॉज होते हैं उसके अंडर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी जो कि कंपनी भी नहीं है और एलएलपी भी नहीं है, और ऐसी किसी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि भाई ये तो इंक्लूड नहीं करेंगे, आप इस बॉडी कॉर्पोरेट को एलएलपी में का पार्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तीन चीजें कौन कौन सी नहीं है, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, और ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज़ बीन, ना कि एलएलपी है ना ही कंपनी है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बारे में एक नोटिफिकेशन दिया हुआ ऑफिशियल गैजेट में, वेयर इट स्टेट्स कि भाई ये वो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको आप एलएलपी का पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, ये तीन के साथ साथ ये तीन भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है? अब ये तो हो गया कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है अभी तक जो पढ़े हमने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, गुड। अब ये बताता है कि इंडिविजुअल्स में ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स हैं, वैसे तो हर कोई पार्ट ले सकता है, लेकिन कब होगा कि जब दे विल बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बिकमिंग अ पार्टनर इन दी एलएलपी, जो हर किसी उसमें था कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का हो गया है, डिक्लेयर हो गया है, या फिर इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया गया है, या अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है कोई, तो उस केस में वो पर्सन्स कैन नॉट बी अ पार्टनर इन दी एलएलपी, या फिर वो पार्टनर थे, जब ये ऐसे हो जाएंगे तो दे विल नो लॉन्गर बिकम बी अ पार्टनर ऑफ दी पार्टनर एलएलपी। ठीक है, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 है, वो है सबसे पहली बात करता है, जो कि जनरल सी बात है, हर एक एलएलपी में कितने लोग होने हैं, एटलीस्ट 2, उससे ज़्यादा हो तो हो, एटलीस्ट तो हमें 2 ही चाहिए। ठीक है, एलएलपी की एक और खास चीज़ है कि इसमें पार्टनर्स तो होते हैं लाइक पार्टनरशिप फर्म, बट इसमें एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी कॉन्सेप्ट है, और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये कहता है कि हर एक एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना ज़रूरी है, और अगर कोई ऐसी है जिसमें कि बाहर की कंपनीज भी इंक्लूडेड है, बाहर की एलएलपी भी है, तो उसमें से एटलीस्ट एक जो इंडिविजुअल होगा मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया में रिसाइड किया होगा फॉर सम 182 डेज के लिए, ठीक है, कंटिन्यूसली। फिर ये बोलता है सेक्शन 7(1), 7 लिखने से भी चल जाएगा, सबसेक्शन आप लोग याद ना रखे तो भी, 6 और 7 ये कहता है। ठीक है, एक और चीज़ थी मैं 6 के साथ बताना भूल गई,
6(1) तो कहता है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स, 2 पार्टनर्स होने ज़रूरी है। सेक्शन 6(2) ये कहता है कि अगर किसी रीज़न की वजह से 2 लोग थे एक एलएलपी में, एक की डेथ हो गई या किसी वजह से अब ही इज़ नो लॉन्गर अ पार्टनर, नहीं रहा एलएलपी में, और जो दूसरा बंदा है जो बचा हुआ है सर्वाइविंग पार्टनर है, दैट पार्टनर को पता है कि भाई अब वही अकेला है और 6 महीने बीत गए, उसे आइडियली क्या करना चाहिए था कि दूसरा पार्टनर इंकलगेट करना चाहिए था, इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, या फिर वाइंड अप जो भी है उसे वो करना चाहिए था अकॉर्डिंगली अपनी नीड्स के हिसाब से। बट सिंगल पार्टनर फॉर 6 मंथ्स तक उसने सिंगल पार्टनर ही रहा, किसी को अपॉइंट नहीं किया या फिर डिजॉल्व नहीं किया फॉर्म, और उसको पता था कि भाई उसे कुछ इसमें के अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, नहीं किया। अगर 6 महीने में बीत जाते हैं उसके बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, लॉसेस होंगे, तो वो पर्सनली भी लायबल होगा उसके लिए, क्योंकि एक तरह से ये पर्सनल लायबिलिटी बन सकती है, उसकी बन जाएगी, बिकॉज ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही न्यू दैट एटलीस्ट 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सेक्शन 6(2) कहता है। ऑलराइट, 7(1) कहता है, किसके बारे में कहता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कौन है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो एग्रीमेंट रहेगा उसमें ही लिखा रहेगा कि ये लोग हैं, और उसमें हम कह रहे हैं कि दीज पर्सन्स विल एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। किसी अगर ऐसी एलएलपी है जिसमें सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट्स ही हैं सारे पार्टनर्स, उस केस में क्या होगा, उस केस में उस बॉडी कॉर्पोरेट के कोई नॉमिनी कोई होगा पर्सन, उन्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाएगा, नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, और इसके अलावा फिर है लाइबिलिटी क्या होती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर तो बन गए, लेकिन क्यों बनाए जाते हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है कि सारे जो कंप्लाइंसेस होते हैं वो इन्हें ही देखने होते हैं। कैसे कंप्लाइंसेस, जैसे कि रिटर्न्स कब भेजने हैं, अकाउंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, और रिपोर्ट्स बनाना, या कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि फाइल करना है किसी अथॉरिटी के पास, या कोई कंसेंट लेना है, अप्रूवल लेना है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी रहेगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, डीपी की रहेगी। ओके, और अगर इन लोग नहीं करते हैं, इन सब प्रोविजंस से कंप्लाई नहीं करते हैं, तो कॉन्ट्रवेंशन के लिए इनको पनिशमेंट्स भी मिलेगी। ओके, अब है कि फॉर्मेशन कैसे होगा एलएलपी का। जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, हमने देखे थे लास्ट क्लास में पार्टनरशिप का कैसे हो रहा था फॉर्मेशन, कैसे क्रिएट हो रही थी एक पार्टनरशिप फॉर्म, कि पहले पार्टनर्स आते थे, साथ में डिसाइड फॉर अ नेम, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करते थे, बिजनेस क्या करना है उन्हें, प्रॉफिट है उसके कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स लेंगे, लाइबिलिटी कौन कितनी, इसमें क्या होगा, उसमें सब कुछ करेंगे, प्लस लाइबिलिटी डिसाइड करेंगे हमें कितनी लाइबिलिटी लेनी है पर्सनली, फिर कौन कितनी प्रॉपर्टी लाएगा, कैपिटल कितनी अरेंज करेगा, हाँ कितना इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी फर्म की, सारी चीज़ें अरेंज करना, प्लस इसके साथ साथ इनको ये सारी चीज़ें जब हो जाएगी, देन दे हैव टू सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म फिर फाइनली इन्हें अगर लगेगा एवरीथिंग इज़ फाइन, सारी चीज़ें कंप्लाइड है, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, इशू कर देंगे, वो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इनका, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन मतलब वो रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्रेशन मतलब कि आप इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो, फर्म जो होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, जैसे आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो एक डॉक्यूमेंट देगा कि आपने सब कंप्लाई किया तो हम रजिस्टर कर रहे हैं, ऐसा वाला, वो रजिस्टर्ड वो वैसा वाले उसकी बात नहीं कर रहे हम, नोटरी पब्लिक के पास अब जाएंगे उसमें फ़ी करेंगे, बट इसकी भी फ़ी होती है रजिस्ट्रेशन की, जो कि आरओएफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स मतलब डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट है उसके हिसाब से, जस्ट लाइक कंपनीज की इसमें होता है। यहाँ पर दिया भी हुआ है 194 में कि कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके हिसाब से फीस है। ठीक है, ऑल्सो पेज नंबर 193 सेक्शन 11 ये कहते हैं कि provides that 2 or more persons associated for carrying a lawful business with a view to profit
ये सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, जस्ट लाइक इन केस ऑफ कंपनी कि उसमें जो इनिशियली जो लोग आते हैं प्रमोटर्स मतलब जिनको कहेंगे, वो सब्सक्राइब करते हैं इन द मेमोरेंडम। सिमिलरली यहाँ पर भी जिन्हें इनिशियली जो पार्टनर्स आते हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे अपने नेम की दैट हम इतने इतने अमाउंट दे रहे हैं। फिर वो लोग कुछ और चीज़ें मेंशन करेंगे पूरे उस कि नाम क्या होगा कंपनी का, कितना कितना अमाउंट दे रहे हैं, कहाँ उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, कहाँ कहाँ बुक ऑफ अकाउंट्स मतलब और भी कहाँ उनके ब्रांच ऑफिस होंगे एंड सो ऑन। फी पे करने के बाद एक स्टेटमेंट रहेगा एक फॉर्म में। अब आप लोग को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है ये, क्योंकि इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्ड मेड बाय ईदर एन एडवोकेट, company secretary, chartered accountant or a cost accountant who is engaged in the formation of the LLP। LLP के फॉर्म करने के लिए इन लोगों में से किसी ना किसी की तो हेल्प लेंगे ही, क्योंकि हर कोई वेल वर्स्ड नहीं हो सकता ऑफिशियल कामों के लिए। तो उन्हें एक स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा कि ओके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आर एन ऑर्डर है, ये स्टेटमेंट है इस सब चीज़ों का। और फिर ये स्टेटमेंट भी साथ में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। ठीक है, ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन है, इसलिए ज़रूरत है आप लोग को पढ़ने की, क्योंकि आप लोग जब कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे तो आपकी हेल्प ले सकते हैं लोग, मतलब प्रोफेशनली इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ LLP। ओके, फिर ये किसके सामने देना पड़ेगा, ROF के सामने देना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखते हैं अगर रजिस्ट्रार को लगता है, सेक्शन 12 कहता है, सेक्शन 12 इज फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 11 किस लिए था कि सारी कंप्लाइंसेस करने हैं। सेक्शन 12 कहता है रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और जो सर्टिफिकेट होगा इट शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ। हमने कंक्लूसिव प्रूफ वाला एक और कुछ दिन पहले समझे थे, क्या होता है कंक्लूसिव प्रूफ, मतलब इट इज़ द अल्टीमेट प्रूफ विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिबट इन केस ऑफ इफ द मैटर गोज टू कोर्ट। कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि एक कोई फर्म है इस नाम पर इस चीज़ों पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आप अगर कोई केस आ रहा है, एक पर्सन कह रहे हैं कि ऐसी कोई नाम की तो फर्म ही नहीं है, LLP ही नहीं है, आप लाके इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट कर देते हैं, कोर्ट मानेगी, अनलेस की जो अब बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा नहीं नहीं ये गलत है या फिर ऐसा नहीं है, विच इज़ वेरी हार्ड टू रिबट। ओके ठीक है, बाकी फिर यही है कि रजिस्टर्ड ऑफिस और ये सब मेंशन करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रहेगी और हेड ऑफिस में भी रह सकती है। इफेक्ट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का, राइट्स मिलेंगे, सू एंड टू बी सूड, केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के LLP के अगेंस्ट केस भी फाइल किया जा सकता है, LLP खुद केस फाइल कर सकती है। इट कैन होल्ड एंड अक्वायर मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, प्लस कॉमन सील मिल जाएगी जस्ट लाइक इन केस ऑफ कंपनी, उसमें भी सेम राइट्स। आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो जब आप लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा लगेगा अच्छा ये तो सिमिलर है, कुछ कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेशन जो है विच इज़ वेरी सिमिलर। ओके क्लियर है, आई होप इट्स क्लियर। अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होगा पार्टीज का विथ ईच अदर एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज दैट इज द पार्टनर्स विद द फर्म। सेम होगा, जो पार्टनर्स होंगे यहाँ पर दे आर द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द LLP, बट दे आर नॉट एजेंट्स टू ईच अदर, एक दूसरे के एजेंट नहीं होंगे, वो किसके एजेंट होंगे, फर्म के। ठीक है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज कैसे डिसाइड होगी पार्टनर्स की इन केस ऑफ LLP, उनके बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है LLP के बेसिस पे उस पे, और अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है, ज़्यादा कुछ राइट्स नहीं हुए तो इट शैल बी गवर्न बाय स्केड्यूल। किस स्केड्यूल में थे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, अभी पढ़े थे फर्स्ट स्केड्यूल 1 पे एक्ट के पीछे जो लिखे हैं वो कुछ स्केड्यूल है, वो ऐसा कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कुछ जनरल मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी हुई है कि अगर पार्टीज़ ने ये नहीं बताया कि कौन कितने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उनको 50-50% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और हाँ कॉमन, हाँ मतलब अगर आपने डिसाइड नहीं की है तो इट शैल बी गवर्न बाय स्केड्यूल 1। अब उसमें लिखा हुआ है कि आप इक्वली होंगे, किसी को अपर एज नहीं दिया जा रहा है, ये कहेगा कि
हाँ, कोई भी अगर लॉस होगा तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा उन्हें, अगर उनकी वजह से हो रहा है तो पार्टनर्स को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा एलएलपी को। फिर मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, जो जनरल राइट्स होते हैं। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक पार्टनर का राइट बनता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है मैनेजमेंट में पार्ट लेने से, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पार्टनर। और कोई भी पार्टनर किसी भी एलएलपी में इंट्रोड्यूस होने के लिए सबकी कंसेंट चाहिए होगी। पार्टनर चाहे तो इस चीज़ को अपनी तरह से मोल्ड कर सकते हैं कि मेजॉरिटी का अगर कंडीशन, मेजॉरिटी अगर चाहेगा तो वी कैन इंट्रोड्यूस अ पार्टनर, लेकिन इन जनरल क्या होगा कि सबकी कंसेंट ज़रूरी है। किसी केस को अगर आपको सबमिट करना है आर्बिट्रेशन में या तो इट शैल बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं इन शेड्यूल 1 में, अगर म्यूचुअल राइट एंड एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो। ठीक है, ओके। देन सेक्शन 26, अभी जो मैंने एजेंट वाली बात बताई हूँ वो है पार्टनर एज एजेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 26। ये एलएलपी एक्ट की बात कर रहे हैं। और पार्टनरशिप एक्ट में किस सेक्शन पे था ये कि पार्टनर शैल एक्ट एज एन एजेंट? थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बार डिस्कस की थी वो तो अभी 18 18 ओके। सेक्शन 28 और 29 बात करता है कि लायबिलिटी क्या होगी पार्टनर की, और 26 हमने पढ़े क्या है ये कि एजेंट की तरह से एक्ट करेंगे। अब इसी के आगे देख लीजिए 27 है, ये डील करता है कि लायबिलिटी क्या होगी फर्म की, एलएलपी की क्या होगी लायबिलिटी। और 28 और जो 29 है ये डील करता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके थोड़े बहुत अगर प्रोविजंस रिमेंबर कर सकते हैं आप लोग तो अच्छा रहेगा। 26, 27, 28, 29। 26 कहता है एजेंट रहेंगे सब, अब एजेंट हुआ मतलब लायबिलिटी आ जाएगी। तो 27 कहता है कि पहले फॉर्म की लायबिलिटी आएगी, फिर 28, 29 में क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए उनकी 2 सेक्शन में लायबिलिटी, मतलब इस तरह से यू कैन रिमेंबर इट। 27 क्या कहता है, लायबिलिटी कैसी होगी एलएलपी की या फॉर्म की, वो होगी the LLP is liable if a partner is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the conduct of the business of the act। हमने ये पढ़े थे अभी सेक्शन 26 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि लाइबिलिटी फर्म की क्या लाइबिलिटी हो रही थी पार्टनरशिप फर्म की, कि अगर कोई ऐसा पर्सन कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट हो गया या मिसकंडक्ट हो गया जो कि उसकी अथॉरिटी पर था, तो फर्म की भी लाइबिलिटी बनती थी एज सेम एज दैट ऑफ द पार्टनर। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो किसकी लाइबिलिटी बन रही है, एलएलपी की। ठीक है, और एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, लेकिन अगर एलएलपी कब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, जबकि पार्टनर के पास अथॉरिटी ही नहीं थी। अथॉरिटी थी और कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो गया, कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबल हो जाए, लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं थी, आप बिना अथॉरिटी के काम कर रहे हो मतलब अनऑथराइज्ड एक्ट हो गया, तो उसके लिए तो एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और या फिर एंड मतलब पहले तो अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए और जो दूसरा पर्सन जो पार्टनर एक्ट कर रहा है उसे भी पता होना चाहिए कि भाई ये मेरी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, ये जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, ये तो है ही है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर इन्हें इसको थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना है या थोड़ा मोल्ड करना है तो दे कैन डू दैट, लेकिन ये तो बहुत ही जनरल सी ऐसी चीज़ है कि किस किस केस में लाइबिलिटी फॉर्म की बननी चाहिए, किस में पार्टनर्स की बननी चाहिए। पार्टनर्स ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ में ही अपनी लाइबिलिटी छोड़ दें कि नहीं नहीं हमारी इसमें भी क्या लाइबिलिटी लिमिट हो रही है, नील लाइबिलिटी नहीं हो रही है, तो पार्टनर्स को क्या है लिमिट करना है बस कि इन चीज़ों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी फॉर्म की एलएलपी की चली जाएगी, हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। पूरी तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं कर देनी एलएलपी पर। ठीक है, अब पार्टनर की लाइबिलिटी की बात करते हैं, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29 ये कहते हैं। सेक्शन 28 कहता है पार्टनर इज नॉट personally liable solely by reason of being a partner. Just because he is a partner of LLP does not mean कि he shall be responsible for that reason only. वो तब होगा जबकि wrongful conduct या omission होगा। अब देखिए पार्टनरशिप में और एलएलपी में ये डिफरेंस आ जाता है, बड़ा सा डिफरेंस है कि पार्टनरशिप में अगर कोई wrongful act या omission
कोई एक पार्टनर कर रहा है तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म तो रिस्पॉन्सिबल हो रही है, बाकी सारे पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं उस पार्टनर के साथ साथ। अगर कोई अथॉरिटी में एक्ट कर रहा है तो नो अथॉरिटी की तो बात ही अलग है। एलएलपी में पार्टनर की, उस पार्टनर की अगर मिसकंडक्ट से, रॉन्गफुल एक्ट से कुछ प्रॉब्लम होती है, लॉस होता है, तो एलएलपी शैल बी रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद दैट पार्टनर, लेकिन बाकी कोई और पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये एक तरह से बेनिफिट मिल गया उन्हें एलएलपी में, उन्होंने लिमिट कर दी भाई लाइबिलिटी कि भाई किसी पार्टनर ने गलती की है उसके हिसाब से अथॉरिटी में रहते हुए कोई काम किया, इससे लॉस हुआ है, तो दैट पार्टनर और एलएलपी इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। ये सेक्शन 28 कहता है। और सेक्शन 29 कहता है, हमने एक और प्रोविजन देखे थे पार्टनरशिप में, दैट वाज रिलेटिंग टू होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट क्या था? होल्डिंग आउट ये था कि जब कोई ऐसा पर्सन बाय एक्ट्स या वर्ड से रिप्रेजेंट करता है कि दैट पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, और उसके बेसिस पे अगर कोई थर्ड पर्सन को लगता है अच्छा ये पार्टनर है और कुछ क्रेडिट दे देता है कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, तो वो पर्सन पार्टनर बन जाता है बाय वे ऑफ होल्डिंग आउट। ठीक है। सिमिलरली सेक्शन 29 ये कहता है कि अगर कोई किसी पर्सन के एक्ट या रिप्रेजेंटेशन से या ओमिशन से अगर कोई थर्ड पार्टी एलएलपी को कोई क्रेडिट दे देती है, तो वो जो पर्सन है, इवन दो दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टनर, ही और शी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू दैट थर्ड पर्सन। ओके, क्लियर है? बट इट डज नॉट मीन, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जिस पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंटेशन उस पर्सन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। मतलब मैं यहाँ पर किसी से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जस्ट वहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरा ये था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके अपने कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, एक्ट कर रही हूँ जिससे आपको लगा कि आई एम दी पार्टनर ऑफ दिस, आपको रिप्रेजेंटेशन मेरे जा रहा है, लेकिन ये बात आप भी सुन लिए, मुझे नहीं पता है कि आप ये बात सुन रहे हैं। यहाँ पर आप थर्ड पार्टी बनते हुए एलएलपी को कुछ क्रेडिट दे देते हैं, तो आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू यू, लेकिन आपने ये बात सुन ली है और आपने भी दे दी है, तो इवन तो मुझे आपके बारे में तो पता है, आपके बारे में नहीं पता, स्टिल आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू यू एज वेल। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था उसे पता है कि किस तक रिप्रेजेंटेशन पहुंची है, किस तक नहीं पहुंची है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ये एक इक्विटी प्रिंसिपल है, इक्विटेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि भाई आप फिर एक्ट ही क्यों कर रहे हो ऐसा कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन जाए, ये तो क्लैरिफाई करें। ठीक है, वन मस्ट बियर द बर्डन ऑफ वंस एक्ट्स। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हैं प्रिंसिपल पर बेस्ड है होगा ये जो प्रोविजन है सेक्शन 29। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अब लायबिलिटी अनलिमिटेड कब हो सकती है? सेक्शन 30 कहता है कि अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया है जो कि एलएलपी के क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं? लेनदार, जिन्होंने कुछ अमाउंट क्रेडिट किया है एलएलपी को, अगर उनको डिफ्रॉड करने के लिए, उनसे फ्रॉड करने के लिए कोई ऐसा एक्ट किया जाता है, उस केस में लायबिलिटी पार्टनर की और एलएलपी की अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं करने हैं पार्टनर्स को। ओके, इसके बाद फिर आपको एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी, हर चीज़ें ये रहेगी कि अब आपको अगर चेंज ऑफ बिजनेस हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस हो रहा है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म, कोई पार्टनर इंक्लूड कर रहे हैं आप या हटा रहे हैं, तो देन यू हैव टू इन्फॉर्म। ठीक है, कोई जा रहा है पार्टनरशिप फर्म से आउटगोइंग, सारी चीज़ें उसके हिसाब से होगी जैसे कि हमने पार्टनरशिप फर्म में प्रोविजंस पढ़े थे। ठीक है, रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स आपको देने पड़ेंगे। इसमें एक और चीज़ें, कुछ कंप्लाइंसेस जो कंपनीज के होते हैं वो कंप्लाइंसेस एलएलपी में बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक और डिफरेंस आता है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कंप्लाइंसेस। क्या होती है कंप्लाइंसेस? जैसे कि पार्टनरशिप में क्या है, सिर्फ एक एग्रीमेंट कर लो, मन किया तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, नहीं किया तो मत करवाओ, उसके अलावा और कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। अगर टाइम पे चेंज हो रहा है, कोई पर्सन आ रहा है जा रहा है, वो इन्फॉर्म करते जाओ, अगर रजिस्टर्ड है तो ज़रूरत नहीं है। बाकी एलएलपी के केस में आपको ऑडिटर भी चाहिए, ये सब तो करना ही करना है। इन एडिशन टू दैट आपको इनकॉर्पोरेशन तो मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन प्लस चेंजेस हो रहे हैं दैट यू नीड टू इन्फॉर्म, प्लस ऑडिटर।
ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है आपको, रिटर्न्स जो होते हैं वो फिल करना इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम, तो उसके लिए ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगी किस केस में, एलएलपी में। लाइबिलिटी तो लिमिट हो रही है ना, लेकिन इसके लिए रेगुलेशंस भी थोड़े ज़्यादा हैं, वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। एक और चीज़, एक चीज़ मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को। अभी तक क्लियर है जो हमने पढ़े हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ही है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती तो मैं थोड़ा डिटेल में डील करती, लेकिन आपने देखे कि क्वेश्चन अभी तक एक आया है। अब जब कन्वर्जन वाला आएगा उस पर हम अभी डील करते हैं, लेकिन अभी तक जो बता रही हूँ वो क्लियर है ना? ठीक है। वन थिंग, ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं जब मुझे फिर से याद आएगा मैं क्या आप लोग को बताना चाह रही थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्केड्यूल 1 तो हमने देख लिया है क्या था, दैट वाज रिगार्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। स्केड्यूल 2 किसके बारे में है? फ्रॉम फर्म टू एलएलपी। 3 किसमें है? प्राइवेट। और 4th क्या है? अनलिस्टेड टू, ठीक है, एलएलपी। तो पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप से एलएलपी में कन्वर्ट होने के लिए क्या प्रोसीजर है। पहला कहता है कि एक और चीज़ है, अब इसके लिए अलग अलग स्केड्यूल है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, ये हर एक स्केड्यूल में स्टार्टिंग में डेफिनेशन पर ही डिफाइंड है, वो होगा। पहले तो उसमें स्टार्टिंग में डिफाइन किया जाएगा हर एक स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 4 में। पहले अगर फॉर्म के रिगार्डिंग है तो वो फॉर्म डिफाइन करेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो डिफाइन करेगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी तो उसको डिफाइन करेंगे हर एक स्केड्यूल में। दिस इज द कॉमन थिंग। उसके बाद वो डिफाइन करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन बिल्कुल सिमिलर, जो डेफिनेशन है वो तीनों स्केड्यूल में सेम चीज़ है। फर्म क्या होता है? फर्म एज डिफाइंड इन सेक्शन 4, मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है ये। फिर बोलते हैं कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्ट इन रिलेशन टू अ फर्म कन्वर्टिंग इनटू अ एलएलपी एज अ ट्रांसफर ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी, assets, interests, rights, privileges, liabilities, obligation and undertaking of the firm to LLP। मतलब हर तरह के राइट्स भी जा रहे हैं और लाइबिलिटीज़ भी जा रही हैं। जितने अधिकार थे वो तो जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर कोई लाइबिलिटीज़ थी, ड्यूटीज़ थी, तो वो सब भी किस पर जा रही है? अब वो एलएलपी में चली जाएगी, जो कि जिस पर कन्वर्ट हो रहे हैं फर्म से एलएलपी पर। तो कन्वर्ट होने का मतलब यही होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होना सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। इन शॉर्ट अगर बोले तो कन्वर्ट मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ फ्रॉम फर्म या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी से टू एलएलपी। ठीक है, ये मैंने तीनों के लिए बात कर ली यहाँ पर। इज इट क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब कौन कैसे होगा ये? पार्टनरशिप फर्म के केस में देखते हैं, हर एक पार्टनर को एलएलपी का पार्ट कौन हो सकता है? सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो कि पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में, और सबकी कंसेंट होना ज़रूरी है कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग कन्वर्जन। क्या ज़रूर है? दैट एलएलपी में वही लोग मेंबर्स होंगे, वही पार्टनर्स होंगे जो कि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स थे, प्रोवाइडेड दैट द कन्वर्जन मस्ट हैव हैपेंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, सबकी सबकी सबकी
ये हमें कैसे पता चलता है? ये कहता है a firm may convert into an LLP on the condition that the partners of the firm shall be bound by the provision of the second schedule. A firm may apply to convert if and only if the partners of the LLP into which the firm is to be converted comprise of all the partners of the firm. ठीक है? Except the partners of the partnership firm, no other person will be allowed to be a partner in LLP after its conversion. ठीक है? क्लियर है? अब कैसे होगा? अब एक अलग अलग देखिए, तीनों में अलग अलग फॉर्म होंगे. एक फॉर्म उनको फिल करना पड़ेगा जिसमें सारी चीज़ें डिटेल्स रहेगी. किसको देंगे? जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को देते हैं, यहाँ भी रजिस्ट्रार को देंगे. एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, नेम क्या है फर्म का, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, हु आर दी पार्टनर्स, कहाँ आप क्या बिजनेस करते हैं, एंड सो ऑन. क्या प्रॉपर्टी है, क्या राइट्स हैं, आपने क्या क्या चीज़ें आप किस दिन से इफेक्ट में लेने वाले हैं इस कन्वर्जन को, एंड सो ऑन. ये सब कुछ फिल करके किसको देंगे? टू द रजिस्ट्रार. सारे इनकॉर्पोरेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से. और फिर अगर लगता है रजिस्ट्रार को कि हाँ सब कुछ चीज़ें ठीक है, तो इट शैल गिव अ सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट देने से क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो गया, मतलब फर्म एलएलपी बन गई, एक पार्टनरशिप फर्म. सिमिलरली सेम चीज़ें जो हमने पढ़े हैं. डेफिनेशन प्राइवेट लिमिटेड की क्या होती है? अब हम देख रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी. कन्वर्ट का सेम चीज़ है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब कंपनी विच इज़ हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वैसे ही डेफिनेशन होगी जैसे कि कंपनीज एक्ट में दी हुई है. ओके. तो अब एक कंपनी कैसे ट्रांसफ़र कर सकती है, कैसे कन्वर्ट हो सकती है? वहाँ पर क्या कंडीशन थी कि सारे मेंबर्स होने चाहिए. यहाँ पर भी है कि जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वो सारे एलएलपी के पार्ट होंगे, प्रोवाइडेड दैट कि कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी नहीं बनाया गया है किसी भी जगह पर. मतलब शुड बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस, ऐसे कुछ से होना चाहिए. एनकम्ब्रांसेस तो एक्चुअली मतलब होना चाहिए. प्लस सारे के सारे शेयर होल्डर्स ही होंगे एक एलएलपी के, और उनके अलावा कोई नहीं होंगे. जैसे कि पार्टनर्स जो थे पार्टनरशिप फर्म के, वही पार्टनर्स होंगे एलएलपी में. वैसे ही जो शेयर होल्डर्स थे सारे के सारे एक प्राइवेट कंपनी के, वही शेयर होल्डर्स होंगे किसके? एलएलपी के. ठीक. अब क्या होगा? सेम कंपनी अप्लाई करेगी रजिस्ट्रार को, स्टेटमेंट देगी शेयर होल्डर्स के, नेम, रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन, सारी डिटेल्स दे देगी. रजिस्ट्रार को लगता है दैट इट कंसिस्ट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो अगर फुलफिल कर रही है, सब कुछ सही है, इट शैल गिव अ सर्टिफिकेट कंप्लीट. फिर नेक्स्ट है, सेम होगा अनलिस्टेड कंपनी के केस में भी. अनलिस्टेड कंपनी में भी सेम कंडीशन है, सारे शेयर होल्डर्स होने ज़रूरी हैं, एंड कोई भी जो सिक्योरिटी एज ए इंटरेस्ट नहीं किया गया है उस केस में फिर वो रजिस्ट्रार को देंगे अपना डॉक्यूमेंट along with all the documents, सारे incorporation documents for registration that they have complied with all the provisions. और फिर registrar if finds out that it complies with the provisions, सब कुछ सही है, तो it shall give a certificate. इसके हिसाब से तो नहीं है. हाँ यस. ये मुझे नहीं, शेयर होल्डर्स आर बाउंड बाय दी. हाँ 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 हाँ. शेयर होल्डर्स के बीच में एक हाँ शेयर होल्डर्स सर्टिफिकेट होता है, राइट. हाँ मतलब दे आर दी प्रॉफिट लॉस डिविडेंड के लिए ही होते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप के शेयर होल्डर हैं. तो एक बार और मैं स्केड्यूल में देख लेती हूँ. मुझे नहीं लगता कि कंसेंट की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स हैं वही हो सकते, सॉरी जो शेयर होल्डर्स हैं बस वही हो सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं होंगे. ऑल्दो कंसेंट के बारे में स्पेसिफिकली कहीं नहीं दिया है, अगर दिया होगा तो हाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है तो हम ऐसे ही मानेंगे दैट. बस ये है कि दे शुड उन्हें जितने लोग जो भी आ रहे हैं दे शुड कंप्लाई, मतलब उन्हें दे नो दैट दे विल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस हर चीज़ से. उसके बाद ये नहीं बोल सकते नहीं हमारा कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारा ये राइट था, अब हमें तो वही चाहिए कंपनी वाला. नहीं, जो एलएलपी के हिसाब से रूल्स हैं दे विल बी बाउंड बाय दैट. दिस दे हैव टू सर्टिफाई, मतलब दे शुड गिव कंसेंट टू दैट.
हाँ मतलब एक तरह से इम्प्लाइडली तो यही हो जाएगा ना कि अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है हम जो एलएलपी फॉर्म होगी उसमें जो प्रोविजंस होंगे हम उससे कंप्लाई करेंगे, इट मीन्स कि उन्होंने कंसेंट ही दे दी है। तो ये हाँ, अब यहाँ पर बताया गया है, इसने डिफाइन किया है लिस्टेड कंपनी क्या होती है। लिस्टेड कंपनी सेबी के डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000 है उसमें हुआ था, उसके हिसाब से कहता है ऐसी कोई कंपनी विच हैज़ इट्स सिक्योरिटी, जिसने अपनी सिक्योरिटीज़ शेयर्स स्टॉक्स ऑफर की है पब्लिक में बाय उसको रजिस्टर की है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो क्या कहलाती है, सॉरी, ऑफर डॉक्यूमेंट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें पीएसयू भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ऐसे कोई पीएसयूज, लेकिन वो सारे जिन जो कि लिस्टेड हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज में अगर उनकी सिक्योरिटीज, प्रोवाइडेड दैट, ये तो हो गया किसकी डेफिनेशन, लिस्टेड की। इसका जस्ट ऑपोजिट, ऐसी कोई जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड कहलाएगी, इसके अलावा जितनी कंपनी होगी वो अनलिस्टेड हो जाएगी। सेम है एवरीथिंग जो कि पहले था, बस फॉर्म नंबर चेंज हो गए हैं। फॉर्म नंबर 17 था इन केस ऑफ फॉर्म नंबर 18 है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड फॉर्म नंबर 19 है इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, जो कि रजिस्ट्रार को उस फॉर्म नंबर पे आपको सबमिट करना है। ऑलराइट, अनलिस्टेड विच इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी। नाइनटीन, 17, 18, 19 ऐसे कर लिए, 17 फॉर फर्म, 18 फॉर प्राइवेट एंड 19 इज फॉर अनलिस्टेड। अब इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट कि इफेक्ट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का। वेट, वेट, ओके सॉरी, 18 ही है, दोनों का 18 है, लेकिन क्योंकि दोनों कंपनीज हैं, जो 19 है ये दोनों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में जो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देगा उसका फॉर्म नंबर 19 है। बाकी कंपनी है दोनों, इसलिए दोनों के फॉर्म सेम है। वो जब लिखेंगे तो उसमें मेंशन तो कर ही देंगे कि हम अनलिस्टेड कंपनी है या नहीं है स्टेटस से। 19 तो कॉमन है, सबके लिए कॉमन है 19। ये होता है कि सर्टिफिकेट जब होगा कन्वर्जन का तो रजिस्ट्रार फॉर्म नंबर 19 के बेसिस पे सर्टिफिकेट देंगे। ओके, इफेक्ट क्या होगा, अब रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म नंबर 19 में उसका क्या इफेक्ट होगा कि जो नाम आएगा, पहले तो है कि सारी जो प्रॉपर्टी होगी जितनी भी थी सब कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो पहले एंटिटी थी उससे जिस कन्वर्टेड एंटिटी पे, दैट इज एलएलपी पे हो जाएगी, ठीक है। एलएलपी, देयर शैल बी एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, और जो नाम रहेगा एलएलपी का जिस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है माना जाएगा कि ऐसी एक अब एलएलपी एक नई एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और लास्ट होगा कि जो पहले वाली फर्म थी या प्राइवेट कंपनी थी या अनलिस्टेड कंपनी थी, इस सर्टिफिकेट के आने के बाद से अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अब क्या हो गया है, इट हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ एलएलपी, तो जो पहले वाली थी इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। ऑलराइट, ओके, क्लियर है अभी तक जो हमने पढ़े। ओके, अब फॉरेन एलएलपी वाली चीज़ है तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और इसके बाद है कि डिसोल्यूशन, और फिर हम इसमें ख़त्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ मतलब बहुत है आप लोगों के लिए, वरना फिर हर एक सेक्शन में जाना पड़ेगा, आप लोग ही कंफ्यूज होंगे। बहुत सारी चीज़ें से मोटे मोटे तौर पे कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पर है, तो अगर थोड़ा डाउट हो तो आप लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट या के प्रोविजंस या फिर पार्टनरशिप के। मुझे लगता है जो क्वेश्चन आने चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों आपके सिलेबस में, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज तो ये आए, या फिर कन्वर्जन आ सकता है, या फिर एक इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, या फिर रजिस्ट्रेशन या उसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिक है। मैक्सिमम आया कि अगर इनकॉर्पोरेशन है तो डिसोल्यूशन भी क्या होता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा हर एक चीज़ से बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कुछ नया आए तो देखेंगे। लेकिन हाँ हाँ,
मुझे मतलब मैंने जो एनालाइज की हूँ उसके हिसाब से एक कॉमन हमें एरिया समझ आता है कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन रिपीट तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं कि सेम क्वेश्चन आया जोन, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में मैं समझ पाई हूँ क्योंकि उससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आए, मतलब आपके पास जितना बंच ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आप समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा एरिया चूज़ करके रखें, इसलिए मैंने उसमें एक बार एरिया देख के रखी थी कि कहाँ कहाँ पर प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। नई चीज़ तो कभी भी है, कुछ भी आ ही सकता है, यू नेवर नो, वो एक जो रहता है 1% चांस। लेकिन यही होता है कि अगर आप हर एग्ज़ाम के कॉम्पिटेटिव की यही है कि आपको अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है सबसे पहले उसको समझिए कि एरिया उनको वो चाहते क्या हैं, वो जानना क्या चाह रहे हैं। आप लोग के काम के हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ थी जो इनकॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है तो वो आ सकता है। अब इनकॉर्पोरेशन किसी भी तरह का हो क्योंकि आपका यूज़ तो वहाँ पर होगा, तो रजिस्ट्रेशन में हो सकता है, कन्वर्जन में हो सकता है, तो वो लोग वो ही क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह से। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बंद करें हम क्लास फिर? थैंक यू।